Hey guys, it's me John. Welcome back to our channel, and I hope you guys are safe in your homes. And yeah, it's pretty tough time out there. So I hope your preparations are going well. So now our today's lecture, it's on biodiversity. So okay, what is biodiversity? बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो फेमस किया था, देयर वाज अ साइंटिस्ट whose name was एडवर्ड विल्सन, एंड उसने कहा बायोडाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब इट इज नाम में ही है बायोडाइवर्सिटी, लाइक हमारे जो भी अर्थ है उसको अलग अलग स्पीसीज है, तो दे आर वेरी डाइवर्स, तो इट इज बायोडाइवर्सिटी। तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट अब क्या है कि पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक में सेकेंड पेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में दिया है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो वो एक ऐसे लाइक लाइक कंपोनेंट्स बोल सकते हैं इसके कि इसमें मतलब हाउ दे आर लाइक बायोडाइवर्सिटी को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, देयर इज अ प्लांट रूवोल्फिया वोमिटोरिया। तो अब इसके अंदर क्या है कि इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है हिमालयन रेंजेस पे, और इसमें मतलब अलग अलग प्लांट्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं वो लोग कि उनकी पोटेंसी कितनी है टू पोटेंसी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल, दैट इज रेसर पाइन। और मतलब ये दिया हुआ है कि दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर कि ये रूवोल्फिया वोमिटेरिया है, उसमें से पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना है रेसर पाइन का, और रेसर पाइन इज यूज्ड एज इन मेडिसिन इन हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो इट इज अ वेसोडाइलेटर। ये आपने 11th तक पढ़ा होगा अच्छे से, तो यू गेट टू नो अबाउट दिस। तो बस इस पेज में दैट इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी। और स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या है कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर देयर आर ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट्स। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट इतना है कि एम्फीबियन स्पीसीज जो है वो वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा है देन ईस्टर्न घाट्स। इस पे से क्वेश्चन आ सकता है नीट के अंदर, इस पे से आ सकता है, एक इस पे से आ सकता है, और एक मोस्ट एडवर्ड विल्सन वाला। अब उस पेज पे एक और चीज है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया के अंदर बहुत कुछ है, लाइक डेजर्ट्स है, अपने राजस्थान में डेजर्ट्स है, फिर रेन फॉरेस्ट है, हिमाचल, जम्मू, इवन लाइक साउथ इंडिया देयर आर सो मेनी फॉरेस्ट। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट इसके अंदर क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है कि इंडिया में लाइक जितनी भी डाइवर्सिटीज है इट इज मोर देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो बस इतना, लाइक डाइवर्सिटी ग्रेटर इन इंडिया देन नॉर्वे। और इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ सकता है कि नॉर्वे के बदले दे कुड से कि इंडिया, लाइक ऑप्शन आ सकता है कि इंडिया की डाइवर्सिटी किससे ज्यादा है, तो उसके अंदर ऑप्शन में नॉर्वे ना देके ऐसा भी लिख सकते हैं एंड लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्री का भी ऐसे ही कर सकते हो। तो इस पे से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो अब हमने बायोडाइवर्सिटी का इतना देख लिया कि जेनेटिक डाइवर्सिटी है, फिर इकोलॉजिकल है, फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि स्पीसीज है तो है कितनी। तो अभी अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो उन्होंने बताया कि देयर आर 1.5 मिलियन स्पीसीज राइट नाउ व्हिच आर आइडेंटिफाइड एंड व्हिच आर प्लेस्ड इन टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स, जो आपने पढ़ा होगा 11th के फर्स्ट चैप्टर में टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स के बारे में। तो उसमें अभी तक 1.5 मिलियन, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट। बट देयर आर सो मेनी स्पीसीज जो अभी तक फाउंड नहीं हुए, उसका लाइक ऑब्वियसली देयर आर अमेजन फॉरेस्ट,
तो अब उसके अंदर लाइक बहुत बड़ा है, वास्ट एरिया है, तो उसके अंदर वी डोंट नो कि हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड। तो देयर आर मेनी एस्टिमेशंस, लाइक इसमें अंदर दिया कि कुछ ऐसे 20-50 मिलियन है, बट हमें ये सब कचरा याद रखने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट 20-50 मिलियन ऐसा एस्टिमेट किया है। यू जस्ट रिमेंबर रॉबर्ट मे करके एक साइंटिस्ट है, उसने एक थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ मोर सुटेबल एग्जांपल, लाइक मोर सुटेबल ऐसा प्रेडिक्शन किया है, जैसे लाइक ऐसा लगता है कि हाँ चलो ऐसा हो सकता है। 20-50 मिलियन बहुत है, लाइक यू देखो ना, अभी अगर 1.5 मिलियन उन्होंने बोला है तो फिर 20-50 मिलियन इज लॉट। तो रॉबर्ट मे ने एस्टिमेट किया कि देयर आर नियरली 7 मिलियन स्पीशीज इन दिस वर्ल्ड। तो आप सिर्फ डिफरेंस देखो, 1.5 मिलियन 7 मिलियन, लाइक 5.5 मिलियन ज्यादा देन 1.5 मिलियन। तो अभी 5.5 मिलियन स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे। इट इज मोर लाइक लाइक साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट, इसको बोल सकते हैं, साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट उन्होंने लगाया। तो या इट इज प्रीटी मच अबाउट इट। बट हमारे फर्स्ट पेज में ना कुछ ऐसे लाइक काफी लोग ऐसे छोड़ देते हैं, लाइक जो चैप्टर के स्टार्ट होने का पहले का पेज होता है, लाइक पैराग्राफ होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है। ये उसके अंदर दिया हुआ है कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर अर्थ पे देयर आर 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स एंड ऑर्किड्स ईच। मतलब 20,000 एंट्स की स्पीसीज है, 20,000 डिफरेंट ऑर्किड्स। मतलब जस्ट लाइक जब मैं छोटा था तब आई जस्ट यूज्ड टू सी लाइक ब्लैक एंट एंड रेड एंट, तो आई थॉट देयर आर टू टाइप्स, बट नो देयर आर 20,000 एंड दैट्स क्वाइट astonishing. And then also 28,000 species of fish, which is ठीक है मतलब, but this made me even like मुझे भी इस चीज का बहुत ही शॉक हुआ था कि there are 3 lakh species of beetles, and I didn't know about that. So तो ये चीज याद रखना है, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जितना भी है इट इज इस देख, ये एक टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, यू वोंट फाइंड दिस हाई ब्लड प्रेशर या वैसोडाइलेटर रेसरपाइन है, बट ये नहीं है। तो मतलब ठीक है, यू कैन रिमेंबर इट, ये आने के चांसेस कम है, बट इतना भी एक्स्ट्रा याद रखोगे तो आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, सो हमने देखा कि देयर आर टोटल 1.5 मिलियन स्पीशीज जो अभी तक डिस्कवर हुई है। तब उसमें से 70% ऑफ द स्पीशीज आर एनिमल्स, एंड बाकी के अब लाइक उसके अंदर फिर ऐसे 30% प्लांट्स नहीं है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट किंगडम्स, यू नो अबाउट दैट। सो 20% ऑफ दैट इज प्लांट्स। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्या है कि एनिमल्स के 70% में से 70% आर इंसेक्ट्स। मतलब इफ देयर आर 10 एनिमल्स, आउट ऑफ दैट 10 7 आर इंसेक्ट्स। इसमें ध्यान रखना, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। ओके, मतलब ये जो पैराग्राफ है उसमें से बस इतना ही है। फिर इसमें एक अच्छा सा होता है कि हम लोग मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल क्राइटेरिया की यूज नहीं करते, बिकॉज देयर आर डिफरेंट वायरसेस, उनके स्ट्रेन होता है, बैक्टीरिया के डिफरेंट जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। तो अगर हम उसको लाइक कंसिडरेशन में लेंगे तो उनकी अकेले की जो पॉपुलेशन है, लाइक द स्पीसीज डाइवर्सिटी, इट विल रन इनटू मिलियंस, जो ऐसे लाइन दी हुई है टेक्स्ट बुक में। तो लाइक इसलिए वी डोंट कंसीडर इट। सो मतलब ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट जस्ट मैंने बता दिया। ओके, अब इसमें से लाइक अच्छा से क्वेश्चन क्या बन सकता है नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज में, कि इंडिया के अंदर इंडिया कवर्स 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। मतलब जितना भी लैंड एरिया है वर्ल्ड का, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, उसमें से 2.4% इंडिया के पास है। बट व्हाट इज इम्प्रेसिव, इट्स उसकी जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्योंकि इस वर्ल्ड में इतनी स्पीसीज है, इस कंट्री में इतनी है, इस कॉन्टिनेंट में इतनी है। बट इंडिया के अंदर जो लाइक समझो कि अगर इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 स्पीसीज है, तो उसके अंदर से 8.1
इज इंडिया की, मतलब 8.1%। तो इंडिया के पास लैंड इतना ही है, बट उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड के कंट्रीब्यूशन में 8.1% है, विच इज क्वाइट गुड। तो इसलिए इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। One of them. Okay, so applying this proportion of India's diversity figures, we estimate there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh species animal species yet to be discovered. But अभी फिलहाल कितनी है? तो फिलहाल is 45,000 plants and twice as many of animals, मतलब 45 into 2 90। उसमें twice as many दिया है, पर 90,000 ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, सो पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि लाइक पूरे वर्ल्ड के अंदर बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे पाई जाती है, लाइक इस कैसे डिसाइड होता है कि इतने एरिया में ज्यादा है, इतने में कम है। तो वन ऑफ द पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स में ऐसा बोलते हैं कि इक्वेटर के पास स्पीसीज ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम पोल के ऊपर मूव करने लगते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होने लगती है। तो उसमें एग्जांपल के लिए उन्होंने यूज किया है बर्ड्स के एग्जांपल को। कोलंबिया विच इज नियर इक्वेटर, उसके पास स्पीशीज है 1400। कोलंबिया के अंदर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स विच इज नियर इक्वेटर। फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, देयर इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इट इज, उसमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 105। एंड लास्टली ग्रीनलैंड विच इज, हम पता है बहुत स्नो है वो वाला उस जगह पे, तो उसके अंदर देयर आर जस्ट 56। तो इस मतलब ये चैप्टर में आपको ऐसा बहुत लाइक ऐसे मिलेगा कि इसमें बहुत सारे नंबर्स डिजिट्स याद रखने पड़ेंगे। हाँ, आई एग्री उसमें याद रखना है, बट थोड़ी सी से टेक्निक वाइज हम देखेंगे कि हाउ इट इज हम इजीली रख सकते हैं। और एग्जाम में अगर कभी भी क्वेश्चन आया ना, तो मतलब ऐसा नहीं है लाइक अगर कोलंबिया के बारे में पूछा तो वो लोग 1400 फिर 1410 1420 ऐसे ऑप्शंस नहीं देंगे। इट वुड बी लाइक 1400 500 100, तो देयर वुड बी डिफरेंस बिटवीन द ऑप्शंस एट लीस्ट इन नीट। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, तो याद रह जाएगा। इसमें अमेज़न फॉरेस्ट के भी काफी दिए, बट आई विल कम बैक टू दैट। सो अब इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर देयर आर 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, और अमेज़न रेन फॉरेस्ट का मैंने बोला उसके अंदर देयर आर 1300। तो ना हैव टू थोड़ा सा ध्यान दो। तो अमेज़न के अंदर कितने, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर देयर इज 1300। तो कोलंबिया 1400, Amazon 1300, India 1200. It's quite easy to remember if you see 1400, 1300, 1200 like Colombia CAI. वैसे ये मैंने अभी बनाया है, it's not something like you कैसे याद रख सकते हो, just give an example. तो वैसे you can remember that. But इसके अंदर अगर कोई और डिजिट का दिया है तो a forest in a tropical region like Ecuador has 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area and temperate region like Midwest of the US. तो अब इसमें important क्या है कि जैसे कि इक्वेडोर है तो उसके अंदर वैस्कुलर प्लांट्स की डाइवर्सिटी 10 टाइम्स ज्यादा है। किधर से? मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। ये ट्रॉपिकल रीजन है और ये टेम्परेट रीजन। एक और चीज, ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा होती है एंड टेम्परेट में कम होती है। अब उसका रीजन, अब तो टेक्स्ट बुक के अंदर देयर आर 3 रीजंस व्हिच आर गिवन। फर्स्ट इज के स्पेसिएशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम के साथ जितना टाइम बढ़ेगा उसके ज्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। बट ट्रॉपिकल में क्या होता है कि लाइक बहुत ही अनडिस्टर्ब रहे वो थ्रू आउट द ईयर्स, मतलब उधर कुछ ऐसे लाइक
ग्लेशियर सन्स नहीं हुए जैसे कि टेम्परेट में हुए, तो दैट्स वाई इसलिए उधर स्पीसीज ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा है। सेकंड रीजन जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन्स आर लेस सीजनल, इट्स लेस सीजनल एंड इट इज रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। मतलब ट्रॉपिकल में आपको पता है कि अच्छा ओके इसका मौसम ऐसा ही होने वाला है, बारिश गिरने वाली है तो गिरने वाली है, और उसमें ज्यादा सीजन का फर्क नहीं होता। लाइक इफ देयर आर 3 महीने समर, 3 महीने विंटर फॉर एग्जांपल, 3 महीने मानसून, फिर 3 महीने कुछ और, लाइक एक कंप्लीट सही है। तो ट्रॉपिकल में वैसा होता है, बट टेम्परेट में देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस, मतलब लाइक सीजन ऐसे प्रेडिक्टेबल नहीं होती, इट्स क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल। एंड द थर्ड रीजन इज ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट ज्यादा है, तो इसकी वजह से देयर इज इनडायरेक्टली, उसकी वजह से सनलाइट की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी में भी इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, तो दैट इज थर्ड रीजन। तो इस पे से भी क्वेश्चन आ सकता है, इवन इन योर बोर्ड एग्जाम दिस कुड बी आस्क्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट नीट पर भी इस पे से क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज स्टडी दैट। ओके, सो मैंने पहले बोला था कि अमेज़न के रिलेटेड, तो अमेज़न फॉरेस्ट इट इज वन ऑफ द like largest rainforest in the whole world. It is situated in South America and it has greatest biodiversity on earth and it's a really beautiful place. And उसके अंदर like species के बहुत सारे numbers दिए हुए हैं, तो उसको याद कैसे रखना है, चलो देखते हैं। अब उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ कि there are 3000 species of fishes, okay? फिर there are 1300 species of birds, जो हमने पहले ही बात की थी, वो 1400, 1300 और 1200 वाला, तो उधर सबको याद रहेगा होगा birds। फिर अब उधर दिया है 427 species of mammal and 427 species of amphibians, तो कैसे याद रखना है, 427 AM, ओके, जस्ट रिमेंबर 427 AM, कोई इतना जल्दी उठता नहीं होगा, बट स्टिल 427 AM amphibians, mammals, so it's a good way, 427 AM amphibian mammals, तो ये भी याद हो गया। फिर थोड़ा सा ट्रिकी है 378 which is reptiles, बट इसमें से क्वेश्चन आई डोंट थिंक इतना वो लोग पूछेंगे, बट अगर आप ऐसे कोई बुक प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू which is based on एनसीईआरटी, तो इसमें ये सब आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपका एमसीक्यूज को रेगुलरली सॉल्व करना है, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बहुत ऐसे बोला है कि यू हैव टू डू एमसीक्यूज ईच एंड एवरी डे, यू हैव टू डू इट, तो ऐसे करके आपको याद रह जाएगा अपने आप। ऑल्सो देयर आर 1,25,000 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। या दैट्स इट फॉर अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो इसमें है काफी ट्रिकी है बट स्टिल, और इसमें से एक और चीज है कि there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named इस रेन फॉरेस्ट में। तो मैंने पहले बोला कि there are legit 7 million हमने एस्टिमेट किया था रॉबर्ट ने, तो आप पूछ सोचो वो 7 million में से 2 million अमेज़न रेन फॉरेस्ट में से, तो इट्स क्वाइट बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। ओके, सो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में दूसरा आता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, मतलब इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है क्या, तो देयर वाज वन, अब इसमें साइंटिस्ट बोल सकते हैं बट ओके, इसमें इट इज जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। सो ये अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट था, उसने साउथ अमेरिकन जंगल्स में सफर किया, तो उसने एक चीज नोटिस की कि जैसे जैसे वो ज्यादा घूम रहा है एरिया, स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी वो बढ़ रही है। अब तो उसके लिए एक ग्राफ दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, उसके अंदर वाई एक्सिस पे प्लॉट है स्पीसीज रिचनेस एंड एक्स एक्सिस पे है एरिया। तो ये दिस ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसके अंदर इट इज s इज इक्वल टू सी ए जेड। तो उसके अंदर सब s क्या है, तो s इज स्पीसीज रिचनेस, c इज स्लोप ऑफ c इज y intercept, z is slope of the line which also called as regression coefficient, ये important है regression coefficient, and a is obviously area। तो इसके अंदर से इसका ये जो बनता है लाइक
लॉग में, तो इट इज log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ये में भी एमसीक्यू में आ सकता है, पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि एज हुआ से जाता रहा तो उसने ये चीज नोटिस की कि अगर वो लाइक कंट्री से कॉन्टिनेंट में जा रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो हैव डिस्कवर्ड, तो इकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो z की वैल्यू जो है इट लाइज बिटवीन 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomical group or the region, whether it is plants in Britain, birds in California or mollusks in New York State. The slope of regression line are amazingly similar. But अगर ये small जगह के लिए, but अगर like if you see the continent, तो उसके अंदर जो स्लोप होता है वो थोड़ा और स्टीपर होता है और z की वैल्यू जो होती है इट इज 0.6 to 1.2 एंड इसकी एक वैल्यू आपको दी हुई है कि द फ्रूगिवोरस birds and mammals in the tropical forest of different continents the slope is found to be 1.5। तो ये टेक्स्ट बुक में से देख लेना कि जो फ्रूगिवोरस होते हैं फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स उनके डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में वैल्यू इज 1.5 1.15 क्योंकि हमने इधर देखा कि इट इज 1.2 लार्जेस्ट वैल्यू इट इज 1.15। सो ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे वो हमारे लिए कितनी मैटर करती है ना, दैट्स अ क्वेश्चन वी नीड टू नो कि मतलब ठीक है मतलब है स्पीसीज, समझो कि 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स है तो 20,000 नहीं तो 15,000 हो तो क्या हो जाए, या फिर 20 से 30 हो जाए तो क्या हो जाए, मतलब इसके एकदम परफेक्ट आंसर्स नहीं, हाइपोथेसिस है एक दो। बट उससे पहले उधर जाने से पहले एक बात करेंगे अपने के स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है। तो स्टेबल कम्युनिटी के अंदर है ना 3 पॉइंट आते हैं कि व्हाट मेक्स अ कम्युनिटी स्टेबल। तो स्टेबल कम्युनिटी के अंदर फर्स्ट पॉइंट इज कि उसके अंदर ईयर टू ईयर जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं सेम होनी चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी शुड बी लाइक हर एक साल मतलब 2019, 2020, 2021 तो उसके अंदर नियर अबाउट थोड़ी सी इक्वल होनी चाहिए, वेरिएशंस लेस होने चाहिए। तो उसको हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी शुड बी नियर अबाउट सेम। फिर दूसरा था कि रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट। अब रेजिस्टेंस का मतलब सबको पता ही होगा कहीं रेजिस्टेंस यानी मतलब डिस्टर्बेंसेस जो आते तो मतलब कितना वो सर्वाइव कर पाती है कम्युनिटी इज रेजिस्टेंट एंड रेजिलिएंट मींस कि अगर एक बार ऐसे डिस्टर्बेंसेस से प्रॉब्लम हो गई कम्युनिटी में तो हाउ इट फास्ट इट कैन बाउंस बैक, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलिएंट। तो how much it is resistant and resilient. Okay, third point is resistant to alien species. तो मतलब वो कितना रेजिस्ट हो पाते अगर कोई दूसरी स्पीशीज आ जाती है तो उससे कितना मतलब ना लाइक उस स्पीशीज के अगेंस्ट वो कितना सर्वाइव कर पाती है, तो इट मेक्स अ कम्युनिटी स्टेबल। अब उसके अंदर एक हाइपोथेसिस है जो बोली थी डेविड टिलमैन ने। डेविड टिलमैन ने क्या किया कि 2 प्लॉट लिए, एक प्लॉट के अंदर मतलब एक प्लॉट के लिए बहुत इसमें बहुत छोटा है बट वैसे बहुत ही बड़ा ऐसे एरिया कंसीडर किया लिया एंड फिर उसके अंदर इसके अंदर स्पीसीज ज्यादा थी, स्पीसीज वर मोर, इसके अंदर स्पीसीज वर लेस। स्पीसीज मोर मतलब डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ज्यादा थी और स्पीसीज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कम थी। तो उसने देखा कि जहां डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ज्यादा थी उधर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी हाई, but where the species diversity was less उधर productivity was less। तो इसका कंक्लूजन बस इतना है कि अगर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ज्यादा है तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। नाउ एक और लाइक इसके अंदर फिर दूसरा जो स्टैनफोर्ड का इकोलॉजिस्ट था, स्टैनफोर्ड का जो इकोलॉजिस्ट था उसका नाम था Paul Ehrlich। What did he say कि उसने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की। उस हाइपोथेसिस का नाम था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। अब इसके अंदर ये बोलना क्या चाह रहा था, लाइक मैंने बोला कि इतनी स्पीसीज नहीं होती, इतनी नहीं होती तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसने ऐसा बताया कि समझो एक कंसीडर करो कि एक प्लेन है, प्लेन के अंदर लाइक प्लेन बना है रिवेट से। रिवेट इज नथिंग बट काइंड ऑफ स्क्रू जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर आता है।
तो एक प्लेन है, तो अगर प्लेन में थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स है, तो अगर एक रिवेट कम होता है में भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेन वुड स्टिल वर्क। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, जैसे जैसे रिवेट्स कम होते जाएंगे ऑब्वियसली वो प्लेन की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। सो इसमें समझना क्या है कि उसने ऐसा बोला कि अगर पूरा प्लेन है, अगर तुम्हारी सीट है प्लेन की सीट, उसका तुम्हारा रिवेट निकल गया, ऐसे चलो 6 सीट का रिवेट निकल गया, फिर वुड मीन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्लेन में। बट अगर विंग्स है प्लेन के, उसका रिवेट अगर निकला तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्लेन के लिए विंग्स तो इंपॉर्टेंट है ही। तो उसने ऐसा था कि ये जो विंग्स के जो रिवेट है देयर आर की स्पीसीज, तो अगर ये की स्पीसीज हिलती है, मतलब उसके में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो इफेक्ट दिखेगा। वैसे अगर प्लेन में से विंग्स के रिवेट्स निकलते हैं तो इफेक्ट दिखने वाला है प्लेन पे, प्लेन वुड नॉट बी स्टेबल। तो सेम हमारे इकोसिस्टम में भी ऐसा ही, अगर बायोडाइवर्सिटी में कुछ स्पीसीज जैसे कि एंड्स है, एंड्स की 20,000 में से अगर 100 कम हो जाती है, आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ेगा। पर अगर 20,000 से 1,000 2,000 हो गई तो यू नीड टू वरी लिटिल। तो पॉल एलिस का बस इतना था एंड डेविड टिलमैन का ये था। तो आपको ये 2 हाइपोथेसिस याद रखना है। इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है पॉल एलिस वाला कि उसके अंदर क्या होता है कि स्पीसीज होगी तो प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, फिर स्पीसीज प्रोडक्टिविटी वाला रिलेशन। तो इस चीज में से बस ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। हमने जितनी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है हमने उसकी बात की, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो अब नहीं है, जो पहले थी, पहले जो स्पीसीज थी और अब नहीं है, जिनका एक्सटिंक्शन हो चुका है और जिनका हो सकता है आने वाले टाइम में, उसके बारे में बात करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपके टेक्स्ट में एग्जाम्पल दिया है पैसिफिक आइलैंड्स का कोलोनाइजेशन। तो उसकी वजह से भी उसकी वजह से 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स, 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो उधर रहते थे उनका एक्सटेंशन हो गया। एंड द फिगर इज मतलब लाइक 2000, इट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट। मतलब आई गेस जितने भी उधर पूरी जितने भी स्पीसीज थी बर्ड्स की, काफी उसमें से काफी कम हो गई है बिकॉज ऑफ दैट कोलोनाइजेशन जो हमने किया, वी ह्यूमंस। और लास्ट अकॉर्डिंग टू IUCN लास्ट 500 इयर्स में हमने टोटल 784 स्पीसीज का एक्सटेंशन कर दिया। अब एक सेकेंड, अब है ना इसके अंदर एक ध्यान रखना कि आपको अगर लॉस ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ो तो लेटेस्ट देखना कि उसके अंदर फिगर कितनी है, बिकॉज थ्रू आउट द इयर्स वो बुक्स के अंदर से फिगर का चेंज होता है। मतलब लाइक मेरी जो प्रीवियस ईयर की बुक थी उसके अंदर चेंज था, तो इसमें भी शायद चेंज हो सकता है, एक बार देख लेना। और 784 में से 338 वर्टिब्रेट्स है, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स है। तो ये इसमें से क्वेश्चन आना थोड़ा सा मतलब ये नहीं पूछेंगे कि एग्जैक्टली कितनी स्पीसीज एक्सटेंशन हुआ, टोटल फिगर पूछ सकते हैं, उसके अंदर कितनी कितनी थी उसके आने के चांसेस है। आपको याद क्या रखना है कि जो स्पीसीज लाइक सिग्निफिकेंट स्पीसीज जो एक्सटेंड हो गई है तो उसके अंदर इंक्लूडेड है डोडो, जो सबने सुना होगा, पहले मैंने सुना था एटलीस्ट, मॉरिशस से इट गॉट एक्सटेंड। फिर क्वाका, however you want to pronounce it, it is from Africa. Thylacine from Australia. The last is Steller sea cow, Russia. Actually और rare है, it is 3 subspecies ऑफ टाइगर। 3 सबस्पीसीज कौन सी है, बाली, चान एंड कैस्पियन। ये सब स्पीसीज एक्सटेंड हो गए और लास्ट 20 इयर्स अलोन के अंदर देयर इज डिसअपीयरेंस ऑफ 27 स्पीसीज इन द अलोन लाइक 20 इयर्स के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कंट्री एज वेल एज कौन सी स्पीसीज एक्सटेंड हुई, तो ये भी पूछ सकते हैं। अब इसके अंदर आगे आता है कि अब इसमें एक और चीज है कि एम्फीबियंस जो है वो मोस्ट वल्नरेबल टू एक्सटेंशन है। मतलब ये जो स्पीसीज है एम्फीबियंस, इट इज मोस्ट वल्नरेबल टू एक्सटेंशन।
अब कि इसके अंदर ऐसा भी है कि देयर आर 1500 स्पीसीज विच आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो देयर आर प्रेजेंटली, तो अब इसमें ऐसा थोड़ा सीक्वेंस में याद रखना, 12% ऑफ बर्ड, फिर 12% ऑफ बर्ड्स, फिर 23% ऑफ मैमल्स एंड 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। इधर वापस लिख देता हूँ, 12, 23, 31, 32। अब ये थोड़े बहुत ही सिमिलर, 1 2 2 3 3 1 1 3, लाइक इट इज क्वाइट, कंफ्यूज हो सकते हो बट ऐसे याद रख सकते हो, BMGA करके आप याद रख सकते हो कि इसके अंदर, तो फिर आपको याद करने में भी इजी होगा कि मतलब पहले हाँ 12% ऑफ टोटल बर्ड स्पीसीज आर फेसिंग एक्सटिंक्शन, टोटल 23% आर फेसिंग एक्सटिंक्शन। और इसमें एक और चीज दिया हुआ है कि लाइक 3 बिलियन ईयर अगो से जो ऐसे लाइक पीरियड्स ऑफ एक्सटेंशन चल रहे हैं, तो ये पीरियड कौन सा है? इट इज द 6th एक्सटेंशन पीरियड, जो भी कोई वन है, हम जब अभी रह रहे हैं, इट इज द 6th एक्सटेंशन पीरियड। और डिफरेंस क्या है पहले के जो थे और अब में? इट क्वाइट शॉकिंग, इट इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर। मतलब समझ लो, पहले जो एक्सटेंशन पीरियड था उससे अभी हम 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज जा रहे हैं। मतलब हम अपनी स्पीसीज को बहुत ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड इन जनरल बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। तो इसके वजह से हमारा जो प्लांट प्रोडक्शन है, जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्लांट प्रोडक्शन कम हो रहा है। फिर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ड्रॉट के जैसे, उससे रेजिस्टेंट नहीं मिल रहा है। फिर आपके टेक्स्ट में एक और थर्ड वाला दिया हुआ है, एंड दैट इज के वेरिएबिलिटी जो है इकोसिस्टम की, वो चेंज होती जा रही है। मतलब अभी आप देखते होंगे कि कभी कभी अभी भी अगर गर्मियाँ चल रही है तो कभी बारिश गिर जाती है, लाइक कभी ठंडी के अंदर बहुत गर्मी होती है। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइक ये जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है, इसके इनसे इफेक्ट्स लीड टू दिस प्रॉब्लम्स। ओके, सो अब जो बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है उसके कॉजेस, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो 4 में से इट इज आल्सो नोन एज एविल क्वाड्रेंट। तो उसके अंदर से सबसे मेन पहला, इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा जो लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, वो कौन से रीजन हो रहा है? तो द मेन रीजन इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस मतलब क्या कि हमारे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो कवर करते थे, वो पहले थे 14% और वो अब हो गए हैं जस्ट 6%। तो यू कैन सी कितना रिडक्शन हुआ, कितना हमने हैबिटेट लॉस किया। इसके वजह से आज सिचुएशन आ गई कि 14 में से 6% हो गया। और एक और अमेज़न रेन फॉरेस्ट विच इज आल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट, मतलब उसके अंदर से बहुत ऑक्सीजन जनरेट होता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में से, क्योंकि हमको पता है कि उधर बहुत सारे लाइक प्लांट्स है, मतलब डिफरेंट स्पीसीज है ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एंड एवरीथिंग। तो दैट्स द रीजन उधर से बहुत सारे ऑक्सीजन निकलता है, इज आल्सो नोन एज लंग्स ऑफ प्लैनेट्स। बट वो बहुत ही हेक्टर्स ऑफ लैंड कट हो रहा है उधर से, एंड व्हाई? बिकॉज दे वांट टू ग्रो देयर सोयाबीन एंड आल्सो दे वांट टू ग्रो ग्रासलैंड्स फॉर द बीफ कैटल। अब फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या कि एक ऐसे हैबिटेट है जिधर बहुत सारे स्पीसीज यूनाइट हो रहे हैं, लाइक बहुत सारे स्पीसीज उधर रिसाइड करते हैं। तो इट्स लाइक उधर अगर उनको ब्रेक करते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, उधर कंस्ट्रक्शन करते हैं, पेड़ काटते हैं, तो उसके वजह से जो फ्रेगमेंटेशन होता है उसके वजह से स्पीसीज लॉस भी हो सकता है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में इतना। अब द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ये एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सेकंड मोस्ट रीजन क्या है, मेन कॉज नहीं, सेकंड मोस्ट। तो सेकंड मोस्ट इज एक्सप्लॉइटेशन। तो एक्सप्लॉइटेशन क्या कि अपने पहले से ही फूड और शेल्टर पे डिपेंडेंट थे ह्यूमन, बट अब हमारी जो नीड है वो ग्रीड में बदल गई है। तो उस रीजन की वजह से हम लाइक ये जो दो स्पीसीज है, स्टेलर्स सी काउ जो हमने पहले बात की थी, एंड पैसेंजर पिजन, वो दोनों एक्सटिंक्ट ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हुआ है, और ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस। ओके, एंड थर्ड इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो अगर कहीं बाहर लाइक
बाहर की स्पीसीज अगर इंडिया में अगर हम लोग उसको ले आए तो वो हमारे इधर जो इंडिजिनियस स्पीसीज है इंडिया की उसको थ्रेट देती है। और उसका एक एग्जांपल था कि जब नाइल पर्च उसको इंट्रोड्यूस किया लेक विक्टोरिया में, तो उधर की सिचुलेट, I don't know how it's exactly pronounced, but it's cichlids, and how you gonna pronounce? First, the spelling है ये। तो 200 species of cichlid fish has been extinct because of the introduction of Nile perch in Lake Victoria in East Africa. Also, अगर आपको पूछे कि और कौन सी स्पीसीज है विच कैन एक्ट एज लाइक एलियन स्पीसीज की तरह जो प्रॉब्लम कर सकती है, तो इट इज कैरेट ग्रास। और इसके जो नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है। कैरेट ग्रास इज आल्सो नोन एज पार्थेनियम, फिर लैंटेना है, एंड ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर हाइसिंथ। ये आपको थ्रू आउट दिया रहेगा, आपको बहुत जगह मिलने वाला है। तो इसका ये तो रटी हो एकोनिया। Also, the recent illegal introduction of the African catfish Clarias garipinus for agricultural purposes is posing a threat to our indigenous catfishes in our rivers. तो अभी ये भी प्रॉब्लम है। एंड फोर्थ इज को एक्सटेंशन, और इसका एग्जांपल है लाइक ये आपको ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस में आने वाला है, एंड इट इज प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। क्या आएगा आपको ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में? तो इसका मतलब है कि अगर प्लांट अगर एक्सटेंट हो गया उससे ये जो मतलब इसका जो इंसेक्ट है जिसको पॉलिनेट करता था वो भी एक्सटेंड हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों म्यूचुअल डिपेंडेंट है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में काफी और डिटेल में आएगा, क्योंकि ये दोनों को इवॉल्व होता है। दैट्स द रीजन, क्योंकि मतलब अगर प्लांट अपने हिसाब से, प्लांट के हिसाब से ये भी जो पॉलिनेटर स्पीसीज होती है वो भी अपने हिसाब से इवॉल्व कर देते हैं, तो एक के एक्सटेंड होने से दूसरा भी एक्सटेंड हो जाता है। अब एक और चीज है कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करनी चाहिए, मतलब व्हाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। वैसे सबको पता है लाइक हमें क्यों जरूरी है, बट अगर लाइक टेक्स्ट बुक टर्म्स में देखें तो इसमें तीन चीजों में डिवाइडेड है। एक है नैरो यूटिलिटेरियन, एक फिर है ब्रॉड यूटिलिटेरियन, एंड द थर्ड इज एथिकल रीजन। अब इन सब में क्या आता है? नैरो में क्या आता है? लाइक पर्सनल नीड्स यानी क्या कि हम जो फ्रूट्स, पल्सेस, फिर लाइक कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वुड, फाइबर, फिर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, एंड लाइक यू नो डिफरेंट थिंग्स जो हम डिराइव करते हैं ये प्लांट्स एंड और बायोडाइवर्सिटी से। दैट्स व्हाई वी नीड टू कंजर्व इट। एंड ऊपर से मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स करंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मतलब क्या कि मतलब जो ऐसे पूरे एज इन अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज लाइक अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो 20% ऑफ द टोटल अर्थ एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है, 20%, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। तो नाउ यू नो हाउ मच अमेजन फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। एथिकल इज क्या कि या वी आर नॉट द ओनली स्पीसीज, वी ह्यूमंस, वी Homo sapiens are not the only one in this world. So there are also other species which reside here. So we have to take care of them like they are taking care of us. If we will not get food from them, then what? We won't able to survive. So to respect that and balance रखना जरूरी है। हम हमारा रहना जितना important है अर्थ के लिए उतना ही दूसरा स्पीसीज का। तो we have to take care of that too. तो ethically भी it is very important to conserve the biodiversity. Okay, another question which comes in our mind is how do we conserve biodiversity? मतलब अब चलो लॉस हो रहा है, ओके, बट अब अगर उसको रोकना है या कंजर्व करना है तो कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए दो अप्रोचेस होते हैं, एक इन सिटू कंजर्वेशन एंड अनदर वन इज एक्स सिटू। अब इसका मतलब क्या है? ऑन साइट, इसका मतलब क्या है? ऑफ साइट। आई विल कम टू दैट। तो ओके, तो इन साइड ऑन साइड मतलब समझ गए कि जिस जगह पे जो स्पीसीज रिसाइड करते हैं उधर ही उनको कंजर्व करना। कैसे? लाइक अगर टाइगर है
टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो आपको टाइगर को बचाने के लिए पूरा फॉरेस्ट आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो टाइगर को भी रहना मतलब अपने नेचुरल हैबिट में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने लाए थे और उन्होंने बनाया था, दैट इज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ये चीज कि इसके अंदर क्या होगा, एक पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, एक तो इसके अंदर होगा वेरी हाई स्पीशीज रिचनेस, इसमें बहुत सारी स्पीशीज होगी ये हॉटस्पॉट्स में। ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड होता है हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म क्या होता है कि जो लाइक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है वो उसी जगह पे कन्फाइंड होती है, मतलब वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिली जाती, कहीं नहीं पाई जाती, इट इज ओनली इन दिस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये क्या होता है कि एक सिलेक्टेड जगह होती है, लाइक पूरे अर्थ के अंदर देयर आर हमारे टेक्स्ट में जो एग्जांपल दिए हुए हैं दैट इज 3 हॉटस्पॉट्स, वेस्टर्न घाट्स इन श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। तो ये जो जगह इन्होंने बताई, इन 3 जगह में बहुत सारी स्पीसीज डाइवर्सिटी है और इसमें एंडेमिज्म भी है, मतलब अगर कुछ स्पीसीज सिर्फ उधर है तो पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं कहीं भी देखी नहीं जाती। और जो थर्ड है एंड दैट इज एक्सेलरेटेड हैबिट लॉस, मतलब इधर बहुत जल्दी जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला गया एंड उधर उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि लाइक रीजन बीइंग इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ये जो जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है कितने हैं, पहले थे इनिशियली 24, बट फिर कितने ऐड हुए लिस्ट के अंदर 9 मोर, तो विच इज इक्वल टू 35। तो अभी 35 हॉटस्पॉट्स है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन टोटल, और ये जो 35 डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है वो दे कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ एरिया। कितना? लेस देन 2%, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, बट उसके अंदर वो मास एक्सटेंशन को वो ऑलमोस्ट 30% तक रिड्यूस करता है, विच इज अ वेरी 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 ग्रेट अमाउंट। तो 30% तक रिड्यूस करते हैं मास एक्सटेंशन को, एंड दे जस्ट कवर लेस देन 2% ऑफ द टोटल अर्थ्स लैंड एरिया, तो विच इज क्वाइट गुड। दैट्स व्हाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन क्यों? बिकॉज उसके अंदर वेरी हाई स्पीशीज रिचनेस होती है, उसके अंदर हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है, मतलब वो कुछ स्पीशीज बस उसी एरिया में रह जाती है, उधर एक्सेलरेटेड हैबिट लॉस है, उधर बहुत ही जल्दी लाइक हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए स्पेशली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाएगा। अब इसके अंदर और क्या क्या आता है, दैट इज इन सिटू के अंदर नेशनल पार्क्स विच आर 19 नंबर, बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब इसके अंदर भी आप एक बार देख लेना कि आपके टेक्स्ट बुक लेटेस्ट टेक्स्ट बुक के अंदर क्या फिगर दी हुई है, क्योंकि फिर उसके अंदर अगर फिगर चेंज हुआ है तो यू हैव टू जस्ट सी, बिकॉज नीट के अंदर लेटेस्ट टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चन आएगा, तो यू हैव टू जस्ट टेक एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, then there are 448. There are also sacred groves included in this. Sacred groves क्या होता है, लाइक हमारे ट्रेडिशनल पैलेस ऐसी जगह मानी जाती है कि इसमें बहुत लाइक स्पिरिचुअल हो या फिर रिलीजियस हो, तो वैसे करके भी ऐसे सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं। एग्जाम्पल कौन से दिए? खासी एंड जयंता हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड द सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। In Meghalaya, the sacred groves are the last refuges for a large number of rare and threatened species. लाइन मतलब क्या है कि मेघालय के अंदर जो सेक्रेड ग्रूव्स है उसके अंदर बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत बस उसी जगह पे बहुत कम बचे हुए हैं, तो दे आर वेरी नियर टू एक्सटेंशन, तो उसको बचाने के लिए भी सेक्रेड ग्रूव्स आर यूज्ड। फिर अब एक्स-2 में क्या होता है कि ऑफसेट मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उनको कहीं और रखा जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारीज। ऑल्सो उसके अंदर क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी आती है। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब क्या कि गैमेट्स जो है उसको स्टोर कर दिया डिफ्रीज करके, तो ताकि अगर मतलब लाइक जो थ्रेटन स्पीसीज हो
उनको उनके गैमेट्स उनको स्टोर कर दो, बाकी अगर कभी ज़रूरत पड़ी रिप्रोडक्शन के लिए तो वो भी क्रायोप्रेशन टेक्निक से हो सकता है। एंड प्लांट्स जो है वो टिश्यू कल्चर मेथड से ग्रो किए जा सकते हैं। फिर सीड बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, सीड बैंक को भी, सीड बैंक भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि अगर कोई स्पीसीज है तो उसको बाद में ग्रो कराया जा सकता है। तो इट इज व्हाट इट इज एक्स2 कन्वर्सेशन। अब इसके लास्ट में एक चीज है कि ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट अबाउट अ कंट्री और कॉन्टिनेंट, इट इज नॉट पॉलिटिक्स, इट इज जस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फॉर होल अर्थ। इट इज लाइक ईच एंड इंडिविजुअल पर्सन शुड बी कंसर्न अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि स्पेशली अगर यूएसए में अगर कम हो रही है लाइक अगर स्पीसीज, तो इट डज नॉट कि सिर्फ यूएसए को कंसर्न है, इट्स आल्सो कंसर्न फॉर अस बिकॉज वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इफेक्ट करने वाला है, अभी नहीं तो बाद में। तो उसके लिए उन्होंने जो फर्स्ट इट्स लाइक सब ऐसे नेशंस साथ में आए एंड उन्होंने कन्वेंशन किया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे मतलब काम करने के लिए। उसको इट वाज आल्सो कॉल्ड एज अर्थ समिट which was held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992। तो उसके वो किस लिए था? It was upon it was to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit। उसके बाद एक और वर्ल्ड समिट हुई on sustainable development in 2002 which was held in Johannesburg, South Africa। and उस ये वाले समिट के अंदर there were 192 countries। that is a quite good thing that everybody was concerned and the countries took participation in it। so they wanted to they wanted a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional, local levels, and which happened, and they wanted to reduce it by 2010। तो कहीं ना कहीं दे वर सक्सेसफुल बिकॉज उन्होंने स्टेप्स लिए, दे वर्क टुवर्ड्स इट, इट वाज क्वाइट अ सक्सेसफुल थिंग। तो इसके साथ साथ ऑब्वियसली चैप्टर खत्म होता है हमारा, बट नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपने ये चैप्टर के देखा इसमें बहुत सारी फिगर्स बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो आई टोल्ड यू कैसे उनको याद रखना है। फिर ये इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक इसमें से बहुत 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 चांसेस है। ये 1992 2002 किस में कौन सी ईयर में कहाँ हुआ था, किस पे था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे था। तो ये सब भी आ सकता है नीट के अंदर क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इवन फॉर रीडिंग पर्पसेस या इट्स ओके, बट इवन एज लाइक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू शुड नो अबाउट दिस थिंग्स एंड यू शुड नो हाउ। अगर आपके पास ऐसे लाइक व्हेनेवर यू गेट अ चांस to to conserve biodiversity, when you are wrong in this, like you can always make a step towards a better future। and अगर आपको ऐसा लग रहा है कि you're using unnecessary benefits ले रहे हो आप नेचर से, like for example if you have to walk for just 100 meters and you are using Activa for that is bad। you should just walk and come back, because अगर पेट्रोल से फिर वो फ्यूल बनेगा that is like स्मोक होगा and it gonna indirectly affect our earth। so obviously it is important to be considerate towards our about the place which we live in। so I hope you like the lecture and please like, subscribe and share as much as you can, and please tell me in the comment section if any improvement is needed in my teaching style। yeah I do, मैं कभी बहुत अटकता हूँ, मैं बहुत करता हूँ, but I'm trying my level best to do that। and also I didn't have a haircut, मेरे बाल बहुत खराब लग रहे होंगे, but that's a different thing। if anything else please do tell, and thanks for listening। thank you guys।